नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आरएस बाबा पर। और आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर में टॉपिक भारतीय आर्थिक निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप जो देखा जाता है, इसका आधार क्या है और क्या ये जो न्यायिक हस्तक्षेप है वो उचित है, अनुचित है। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शुभ अशुभ, सही गलत हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए, भारतीय आर्थिक निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप क्या है, कौन से हमारे आरएस मेंस के पेपर के साथ में ये रिलेट करता है। अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो वहां पर यूनिट 2 है, जहां पर इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक्स में। इसके बाद में पेपर 3 है, जहां पर यूनिट 1 है, करंट अफेयर से रिलेट करती है। और पेपर 4 हिंदी ऐसे में लिखने में ये पॉइंट जो है वो आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। और यदि हम लोग इकोनॉमिक्स की यदि बात करें तो वहां पर आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, आप लोग इसके साथ में इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ में ही और कई जगहों पर जो है ये पॉइंट इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। आगे हम लोग यदि बात करें पेपर 3 के अंदर यूनिट 1 जो है समसामयिकी मामले, वहां पर अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना से आप लोग जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी ऐसे लिखने की बारी आती है और ऐसे के अंदर हम लोग जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं जो कि आपके आंसर को थोड़ा सा एनरिच बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा आंसर वो बनाते हैं। इसलिए हम लोग वहां पर भी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और एक अच्छे विद्यार्थी के लिए ये सलाह है कि आप लोग ऐसे पॉइंट्स को बार बार रिपीट करते चले जो कि आपको मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प करे। जल्द ही आप लोगों के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है। हमारी ऐप जो है वहां पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके साथ में ही मेंस की आंसर राइटिंग भी आप लोगों को करवाई जाएगी। तो बेफिक्र हो जाइए आप लोग टारगेट 2022 के लिए। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, यहां पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ नोटिफिकेशन, साथ में ही आप लोगों को मेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेली दिया जाता है जिसके आंसर्स आज काफी विद्यार्थियों ने लिख के दिए हैं, जिनको चेक करके वापस दे दिया जाएगा। कितने मार्क्स और क्या गलतियां हैं वो भी उनको बताया जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। यहां पर कोई भी आपकी क्वेरी हो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, हाल ही में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारिणी के द्वारा दिए गए मुफ्त उपहारों का आर्थिक प्रभाव देखने के लिए निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, आरबीआई के अधिकारियों और अन्य लोगों की एक विशेषज्ञ समिति बनाने का क्या किया है, प्रस्ताव किया है। इसको हम लोग एक टर्म कह सकते हैं, यह है जुडिशियल ओवर रिव्यू या ओवर रीच हम लोग कह सकते हैं। न्यायिक अति सक्रियता इसको कह सकते हैं कि जुडिशरी को यहां पर जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सरकारी कामकाज जो है उसके अंदर हस्तक्षेप लगातार जो है वो कर रहा है। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आज का मुद्दा है। आर्थिक विकास के क्षेत्रों में न्यायिक हस्तक्षेप संबंधी कौन कौन से मुद्दे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। हो सकता है कि डायरेक्ट यही पूछ लिया जाए कि नीतिगत पक्षाघात क्या होता है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत की क्या उल्लंघना हुई है, और ये शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत क्या चीज है। न्यायिक अति सक्रियता, ये तो आपके जो है वो सिलेबस के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है, न्यायिक अति सक्रियता। अगर सिलेबस को हम लोग देखें तो आई थिंक यहां पर भी जो है शायद आप लोग को मिल जाएगा, नहीं इससे ऊपर जो है वो छूट चुका है। तो न्यायिक अति सक्रियता जो है ये आप लोगों को सिलेबस के अंदर ये टॉपिक एज इट इज मिल जाएगा। शक्तियों का पृथक्करण ये भी लिखा हुआ है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। नीतिगत पक्षाघात क्या है, पॉलिसी पैरालिसिस क्या है। सिविल सेवकों के द्वारा लिए गए प्रमाणिक निर्णयों को न्यायालयों में फिर से खोला जा रहा है, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भय पैदा जो है वो हो रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश संबंधी 2 दशक पुराने मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। इस मामले में सीबीआई ने ही प्रारंभिक जांच को बंद कर दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो भी हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ में ही भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप चौधरी को सेवानिवृत्ति के लंबे समय के बाद एक आस्तिक पुनर्रचना यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था। विडंबना यह है कि उस मामले की सुनवाई के लिए उपयुक्त मंच राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल एनसीएलएट जो था वो इसके अंदर क्या था, बेसिकली उपयुक्त मंच था।
कोई कार्रवाई इसके अंदर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। जब कोई काम करना चाहता है लेकिन काम हो नहीं पा रहा है, वो पैरालिसिस हो जाता है। आगे देखिए, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत का क्या उल्लंघन हुआ है? आर्थिक विकास का अध्यारोहण करने वाले न्यायपालिका के फैसले या पहले से निपटाए गए मामलों को अदालत के द्वारा फिर से खोलना कार्यपालिका और न्यायपालिका के उद्देश्यों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देता है। कार्यपालिका के द्वारा वो काम बंद कर दिया गया, लेकिन न्यायपालिका उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस मामले की वापस से जांच करने की सिफारिश करती है। न्यायपालिका के पास नीतिगत मामलों में विशेषज्ञता का अभाव होता है। सरकारें नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने के लिए जवाबदेह है, लेकिन न्यायपालिका सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। सरकार जो है वो सीधे तौर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन न्यायपालिका नहीं होती। न्यायपालिका कार्य केवल इतना है कि जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा जो भी अधिकार मांगे जा रहे हैं उनको प्रदान करने में वो सरकार को निर्देश दे और उनकी मदद करे। इसके अलावा न्यायपालिका के पास कई मामलों में विशेषज्ञता नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर आप लोग देखते होंगे कि भारत में स्पेशलिटी बहुत कम देखी जाती है और यहां पर कॉमन, यानी कि हम लोग कहें कि कोई जुडिशरी का एग्जाम देके सीधा न्यायपालिका के अंदर भर्ती तो होता है, उनके अंदर विशेषज्ञता होती है, लेकिन इनके अलावा जो होते हैं उनमें विशेषज्ञता, स्पेशलिटी जो है वो नहीं देखी जाती है। तो बेसिकली यहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका का शक्तियों का पृथक्करण हो नहीं पा रहा है कि इस कार्य को कार्यपालिका को करना था या इसको न्यायपालिका के आदेश द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। न्यायिक अतिक्रमण जो है, ओवर रीच, वो क्या चीज है? उदाहरण के लिए देखिए, बेसिकली आप लोग न्यायिक अतिक्रमण देखिए, यानी कि न्यायपालिका स्वयं सक्रिय हो रही है किसी मामले पर। किसी ने ना तो याचिका रखी है, ना किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है। सरकार, न्यायपालिका ने स्वयं संज्ञान लिया है बाय न्यूज़पेपर्स, बाय पब्लिक स्पीकिंग, और खुद जो है जब निर्णय लिया है अगेंस्ट टू व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यायिक अतिक्रमण। गोवा फाउंडेशन बनाम सहसा स्टरलाइट मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लौह अयस्क के खनन पर रोक लगा दी, जिससे अब तक बड़ी संख्या में नौकरियां जो है वो जा चुकी हैं। ये जुडिशियल ओवर रिव्यू का जो है, यानी कि ओवर रीच का ये मामला है। लौह अयस्क पर कोई भी याचिका दायर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने स्वयं से संज्ञान लेकर उस पर क्या कर लगा दी, रोक लगा दी। लौह अयस्क जो है उसका खनन बंद कर दिया गया। पर्यावरण के मूल्यांकन समिति और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन करने के बावजूद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एमओपीए हवाई अड्डे की परियोजना की पर्यावरण मंजूरी जो है उसको निलंबित कर दिया था। बेसिकली एक हवाई अड्डा जो है वो ओपन होने जा रहा था, खुलने जा रहा था, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दी गई, जिसके कारण अब तक वो जो है वो सस्पेंड है। एनजीटी की यदि हम लोग बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसका मुख्य काम है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उन पर निर्णय देने का अधिकार एनजीटी का होता है। हम लोग कहें कि ये एक प्रकार से अर्ध न्यायिक संस्था है जो कि केवल मूल्यांकन का काम रखती है, लेकिन सजा इसके द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो न्यायपालिका के लिए सुझाव क्या है? न्यायपालिका को अपने निर्णयों का समग्र प्रभाव मूल्यांकन जो है वो करना चाहिए कि बेसिकली इसका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होगा, कितने लोग बेरोजगार होंगे यदि एक हवाई अड्डा जो है वो निर्मित नहीं होता है या लोयस की खदान जो है खनन वो कार्य रुक जाता है। उदाहरण के लिए शिव शक्ति शुगर्स लिमिटेड बनाम रेणुका शुगर लिमिटेड के फैसले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय देने से पहले किसी निर्णय के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायाधीशों के लिए जिम्मेदार और स्थायी निर्णय लेने के लिए आर्थिक प्रभाव लागत लाभ विशेषण का इस्तेमाल किया जाना एक मौलिक प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। बेसिकली ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीशों के लिए जिम्मेदार और स्थायी निर्णय लेने के लिए आर्थिक प्रभाव लागत लाभ विशेषण का इस्तेमाल, यानी कि कितना उससे लाभ हो रहा है, जितनी लागत लगी है उसके बराबर लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा होना चाहिए, तो इसका विश्लेषण करना जरूरी है। अब विशेषज्ञ की मदद जो है वो इसमें ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञ की एक स्वतंत्र समिति का गठन कर सकता है जो मात्रात्मक विश्लेषण की पेशकश करके अपने अंतिम मूल्यांकन को संतुलित करने में अदालत की सहायता कर सकती है। तो विशेषज्ञ इस चीज के अंदर हेल्प कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि आर्थिक निहितार्थ वाले न्यायिक हस्तक्षेपों के लिए विचार विमर्श और बाहरी विशेषज्ञता, एक नए मूल्यांकन ढांचे और एक वृहद परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। जब भी न्यायिक हस्तक्षेप हो रहा है किसी भी आर्थिक मामले में, तो उसके लिए विचार विमर्श की आवश्यकता होती है, एक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन ढांचा जो है, एवोल्यूशन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए।
तो एक वृहद परिप्रेक्ष्य जो है उसकी आवश्यकता होती है, तब जाकर न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो अपने आप में सही साबित हो पाता है। तो आर्थिक निर्णयों के अंदर यदि न्यायिक हस्तक्षेप होता रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण नहीं हो पा रहा है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों को एनकोर्ज कर रही है, उनको कब्जे में ले रही है। इसके साथ में ही न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऊपर जो है हस्तक्षेप करती जा रही है। तो शक्तियों का पृथक्करण जो है वो होना जरूरी है। चलिए, ये टॉपिक आज यहीं पे था। मैं आप लोगों से आशा करता हूं जो भी आरएस के सीरियस एस्पिरेंट हैं वो इन नोट्स को लिखते हुए चले, इनके नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि जब आपकी मेंस आंसर राइटिंग होगी उस समय मैं आप लोग को याद दिलाऊंगा कि आपको ये टॉपिक मैंने उस समय पढ़ाया था, इसको यहां पर लिखिए। चलिए, आज आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट जो है वो चेक करूंगा, देखिए किस किस ने सही आंसर दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक सर ऑफिशियल। इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। जो भी क्वेरी है वो मुझे पूछ सकते हैं, लेक्चर का नोटिफिकेशन और आज का क्वेश्चन जो है मेंस के लिए वो भी वहां पर पोस्ट कर दिया गया है। आरएस बाबा को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है वो लाता रहूंगा। आप लोगों को ये करंट अफेयर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि आज जो खेल है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का वो केवल और केवल करंट अफेयर का रह गया है। मेंस के अंदर अगर आप लोग 2021 के पेपर्स को देखोगे तो वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेट करते हुए या फिर जहां पर आपको करंट अफेयर के पॉइंट लिखने होंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।